हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट बेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट बेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी क्लासेस की निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है, यानी कि 100% फ्री एजुकेशन देता है। यहाँ आप किसी भी क्लास में हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, आप आकर यहाँ 100% फ्री एजुकेशन ले सकते हैं। आज का हमारा वीडियो क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव के स्टूडेंट्स के लिए है। हमारा क्लास 12 में दो कोर्स चलते हैं, कोर और इलेक्टिव। आज हम इलेक्टिव करा रहे हैं। इलेक्टिव में हमारी दो बुक चलती हैं, अंतरा भाग 2 और अंतराल भाग 2। इसके अलावा एक हमारी बुक और चलती है, अभिव्यक्ति और माध्यम। अंतरा भाग 2 जो आज हम करा रहे हैं, ये दो खंडों में विभक्त है, काव्य खंड और गद्य खंड। आज काव्य खंड का हम आधुनिक कवियों का हम आज जो है एक अध्याय ले रहे हैं, बनारस और दिशा। ये दोनों ही कविताएं हमारे सामने केदारनाथ सिंह जी ने रखी हुई हैं। इन दोनों ही कविताओं के हम डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और टेस्ट पेपर्स कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं ये टोटली आपके सब्जेक्टिव हैं, यानी कि वर्णनात्मक प्रश्न पर हैं। तो ये जो वर्णनात्मक प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, इनकी वर्ड लिमिट जब भी आप इनको तैयार करिएगा, इनकी वर्ड लिमिट आपकी 35 to 60 वर्ड्स के बीच में होनी चाहिए, क्योंकि ये लघु और निबंधात्मक दोनों ही तौर पर पूछे जा सकते हैं। तो हमेशा इनको तैयार करते समय वर्ड लिमिट का ध्यान रखिए, क्योंकि एग्जाम में हमें वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है। पहला प्रश्न है, बसंत कब आता है, विस्तार से समझाइए। अब कवि जो है बसंत जो आ रहा है उसको इन्होंने इस कविता में दो माध्यम से बताया है। एक तो जो प्रकृति में चेंजेस होते हैं उसके माध्यम से, और दूसरा है कैलेंडर में देखकर। तो कवि को आजकल के जैसे आधुनिक लोग हैं, प्राकृतिक परिवर्तनों को समझ नहीं पाते, वो चीज़ उन्होंने एक व्यंग के तौर पर प्रस्तुत करी है। और दूसरा, अब आप पुराने समय के अगर लोगों को जाइए तो प्रकृति में जो चेंज होते हैं उससे बदल जाते हैं। जैसे ठंड के बाद बसंत आता है, शरद ऋतु के बाद जब आती है तो उस समय क्या होता है कि हल्की हल्की ठंड के बीच गर्माहट आने लगती है, तो गर्म गर्म झोंके चलने लगते हैं, पत्ते गिर के टूट के मुरझाए पीले पड़ के गिरने लगते हैं। तो ये ऐसे बहुत से बदलाव वेदर में होते हैं, जिससे बहुत से बुजुर्ग लोग देखकर इस चीज़ को अभी भी पहचान लेते हैं कि बदलाव हो रहा है। तो कविता में इसके बारे में क्या दिया है, देखिए। भारत में 6 ऋतुओं में से प्रथम ऋतु का नाम वसंत है। चैत व बैसाख मास में वसंत ऋतु का आगमन होता है। याद रखिए, मास और ऋतु अलग, मास अर्थात महीने हिंदू में अलग चैत बैसाख ये सारे महीने माने जाते हैं, और ऋतु में अलग 6 होती हैं। वसंत ऋतु के पहले से ही वसंत का आगमन हो जाता है, यानी ऋतु शुरू होने से पहले ही उसके आगमन का हमें संदेश मिल जाता है। चैत मास के 40 दिन पूर्व वसंत पंचमी के त्योहार के दिन में वसंत का आगमन माना जाता है। तो अब वसंत पंचमी कब मानी जाती है, उसकी पंचमी के दिन से, यानी कि जो आपका चैत मास होता है उसका 40वें दिन से के पूर्व ही वसंत पंचमी हो जाती है। केदारनाथ सिंह की बनारस कविता के अनुसार लहर तारा एवं मडवाह ढी की ओर से उड़ी धूल की आंधियों के साथ बनारस में वसंत का आगमन होता है। तो यहाँ पर बसंत किस तरीके से आ रहा है, ये चीज उन्होंने कैसा बताया कि बनारस में जो है वो मडवा डी और धूल भरी आंधियों का आगमन जब होता है लहर तारा से, तब हमें एहसास होता है कि वसंत आ गया है। बनारस में मरने के से मोक्ष मिलता है, इस मान्यता का विरोध करते हुए कबीर ने क्या कहा है। कहते हैं ना कि बनारस में आप मरिए, यहाँ पर आकर आपको जलाया जाए यहाँ के घाट पर, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है, लोग मानते हैं। तो इसके विरोध में जो है कबीर जी ने क्या बोला है। कबीर का जन्म बनारस में हुआ, वो जीवन भर बनारस में रही रहे, किंतु बनारस में मरने से मोक्ष मिलता है और मगहर में मरने से नरक, इस बात को कबीर स्वीकार नहीं करते। वे अपनी मृत्यु के समय बनारस से मगहर चले गए थे। तो इस विरोध को व्यक्त करने के लिए व्यक्ति, अब हम मोक्ष का मतलब होता है कि हम जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। हर व्यक्ति, जैसे आज हमारा जन्म हुआ है, जब हम मृत्यु होगी तो हमारी फिर हमें कोई दूसरी योनि मिल सकती है, हमें कोई या तो मनुष्य योनि भी मिल सकती है, क्या कोई भी हम दोबारा जन्म ले सकते हैं, कुछ भी बन के, पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा बन के हम अगला जन्म लेंगे, फिर मरेंगे, फिर जन्म लेंगे, फिर मरेंगे, फिर। तो ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। लेकिन हम अगर इस प्रक्रिया से मुक्त हो जाएं तो उसको बोलते हैं मोक्ष। तो यहाँ पर लोगों का मानना है कि जब बनारस में आपकी मृत्यु होती है
तो आप मोक्ष प्राप्त करते हैं, अर्थात जीवन मरण के इस चक्र से आप मुक्त हो जाते हैं और आप एक जगह रह जाते हैं, मतलब आप स्वर्ग में निवास करने लगते हैं। तो ये लोगों का मानना है। लेकिन हमारे कबीर जी इस चीज़ का हमेशा विरोध करते। उनका जन्म वहीं हुआ, वो पले बड़े, सब कुछ वहीं हुआ, लेकिन उन्होंने इसका विरोध करने के लिए कहा कि जो मानना था कि मगहर में मरोगे तो नर्क प्राप्त होगा, तो वो अपनी मृत्यु के समय मगहर ही गए और वहीं पर उनकी मृत्यु हुई। इस तरीके से उन्होंने इस मान्यता का विरोध किया। बनारस में बसंत का आगमन कैसे होता है और उसका क्या प्रभाव इस शहर पर पड़ता है। अब बनारस जो शहर है, इसमें बसंत किस तरीके से आ रहा है ये बताना, और यहाँ के लोगों पे उसका क्या। जैसे कवि ने हमको बताया है कि लहर तारा और मडवा गिरी से धूल भरी आंधियां चलती हैं, तो इस तरीके से बसंत के आगमन का एहसास हो जाता है। बनारस में बसंत के आगमन में परिवर्तन दिखने लगते हैं। बसंत आने पर लहर तारा और मडवा डी की ओर से धूल की आंधियों के साथ आती है। अब ध्यान देखिए, ये जो लहर तारा और मडवा डी जो दिया गया है, ये क्या है जानते हैं? ये मोहल्लों के नाम हैं। वहाँ पर मोहल्ले जो हैं बनारस सिटी में, उसके नाम हैं। तो उस जगह से जो है धूल भरी आंधियां चलने लगती हैं। लोगों के स्नान, ध्यान, पूजा अर्चना से घाट के पत्थर नरम हो जाते हैं, क्योंकि अब ये समय ऐसा होता है कि तीज त्योहार शुरू हो जाते हैं वसंत पंचमी के साथ ही। तो बहुत सारे लोग हैं इन पूजा पाठ और अर्चना करने के लिए घाटों पर आने लगते हैं। सीढ़ी पर बैठे बंदरों की आंखें नमी तथा भिखारियों के लिए आशा का संचार कर देती हैं। अब जब लोग आएंगे तो बंदरों को भी भोजन मिलेगा, भिखारियों को भीख मिलेगी, तो उनके आंखों में भी एक आशा का संचार हो जाता है कि अब हमारा जीवन सुचारू रूप से चलेगा। उनके खाली कटोरों के भरने की उम्मीद में लगता है जैसे कटोरों में वसंत रूपी मुद्रा उतर आई है। तो यहाँ पर क्या बताया जाता है कि जब लोग बसंत में पूजा अर्चना करने के लिए घाटों पर आते हैं तो भिखारियों के कटोरों में भी वसंत उतर आता है। वसंत एक प्रकृति का सबसे खुशहाल मौसम माना जाता है। तो भिखारियों के लिए खुशहाल समय कब होगा? जब उनके कटोरों में भीख होगी। और भीख कब होगी? जब लोग घाट पर आएंगे। तो वो घाट पर आने के कारण यहाँ पर एक चीज़ को बताने के लिए कि भिखारी बहुत खुश होंगे, उसको बताने के लिए भिखारियों के कटोरों में बसंत उतर आने की एक बात को बताया गया है। प्रश्न संख्या 4 है, क्या दिया है? कभी सई सांझ बिना किसी सूचना के घुस जाओ इस शहर में के द्वारा कवि मुख्य रूप से क्या कहना चाहता है। ये जो 3 पंक्तियां हमारे सामने रखी हैं, इसके माध्यम से वो हमें कहना क्या चाह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कवि? बनारस शहर का वर्णन करने के क्रम में वे ये कह रहे हैं कि अचानक बिना किसी सूचना के उस शहर में जाने से उस शहर के दैनिक कार्य तथा गतिविधियां देखने को मिलेंगी। अब ये तो नहीं है कि हम बहुत खास व्यक्ति हैं तो हमारे आगमन में शहर की सारी प्रतिक्रियाएं बदल जाएं, गतिविधियां बदल जाएं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर आप बिना किसी को आगमन की सूचना दिए ऐसे ही घुस आइए, अर्थात ये जीवन, यहाँ पर जीवन हमेशा सुचारू रूप से चलता रहता है। वो इसलिए उन्होंने ये चीज़ कहा है कि किसी सांझ बिना बताए घुस जाइए, अर्थात किसी के आने ना आने या आपके बिना बताए आने से यहाँ इस शहर की गतिविधियाँ उसी रूप से चलती रहती हैं जैसे हमेशा चलती आ रही हैं, यानी कि गतिशीलता को प्रदर्शित उन्होंने किया है। बनारस शहर की उत्सव जैसी गतिविधियां उस शहर की दैनिक गतिविधियां हैं, क्योंकि ये एक धार्मिक शहर माना जाता है। अब हम लोग देखिए, हम लोगों के यहाँ जब उत्सव होते हैं तो ये धार्मिक अनुष्ठान, ये पूजा अर्चना चरम पे होती है, लेकिन बनारस शहर में ये चीज़ हमेशा डेली का ही एक नियम है। तो जब भी हम यहाँ घुसेंगे तो यहाँ हमें ऐसा ही लगेगा जैसे लगता है उत्सव मन रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हम अगर किसी एक नॉर्मल दिन जाएं या किसी उत्सव में जाएं, हमेशा हमें यहाँ पर एक त्योहार होता ही दिखाई देता है, अर्थात यहाँ के लोग पूजा अर्चना उत्सव में एक माहौल में हमेशा डूबे रहते हैं तथा उनमें परिवर्तन घटित नहीं होता, किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं। बिना किसी सूचना के शाम के समय शहर में प्रवेश करने पर यह शहर अत्यंत आकर्षक दिखता है एवं इसकी गतिविधियां अपनी स्वाभाविक गति से चलती रहती हैं। किसी के आने या ना आने से यहाँ के लोगों में ऐसा नहीं है कि वो अपनी जो रूटीन से उनको चेंज करते हैं। उनका एक कार्य है अपना कार्य करते रहना, वो उस चीज़ को हमेशा करते रहते ही हैं। प्रश्न संख्या 5 है, बनारस कविता का प्रतिपाद्य विषय बताइए। अब ये कविता हमें क्या बता रही है? ये कविता हमें बनारस का परिचय करा रही है
कि यहाँ के लोग, यहाँ की संस्कृति, ये शहर अपने आप में कैसा है, ये कविता हमें बताती है। चाहे जीवन हो, चाहे मृत्यु हुए, ये सभी कुछ चीज़ों का बहुत ही साक्षात दर्शन हमें इस कविता के अंदर होता है। बनारस कविता में कवि ने यहाँ के सांस्कृतिक जीवन का वर्णित किया है। इस शहर के साथ मोक्ष की अवधारणा जुड़ी हुई है। जैसा कि हमने बताया कि लोगों का मानना है कि यहाँ अगर मृत्यु प्राप्त होती है तो मोक्ष मिलता है। गंगा में बंधी हुई नाव, एक ओर मंदिरों में तथा घाटों पर जलने वाले दीप तथा दूसरी ओर कभी न बुझने वाली चिता अग्नि से एवं हवन इत्यादि से आने वाले धुएं को ही कवि ने बनारस कहा है। अब देखिए अलग अलग जगह से आ रहा है। मंदिर में दिए जल रहे हैं, घाट पर दिए जल रहे हैं, हवन हो रहा है, एक तरफ चिता जल रही है। कभी न बुझने वाली चिताग्नि से मध्यम है कि वहां एक घाट ऐसा है जहां हमेशा दाह संस्कार होते ही रहते, कभी वहां की आग ठंडी नहीं होती। तो इन सभी से जो धुआं उठ रहा है, उसी मिले जुले संस्कारों, उन्हीं मिली जुली संस्कृतियों का स्वरूप है बनारस। यहाँ हर काम अपनी लय में होता है, जिसका अपना एक तरीका है, उस तरीके से होता रहता है। यह बनारस का चरित्र है। बनारस आस्था, श्रद्धा, भक्ति, विरक्ति, विश्वास, आश्चर्य का मिला जुला रूप है। मतलब सारे ही भाव आपको दिखने मिलेंगे। आप यहाँ चीजों को देखकर आश्चर्यचकित होगे तो वहीं दूसरी ओर अचंभित भी होगे। यहाँ पर श्रद्धा भी है, आस्था भी है, यहाँ पर भक्ति भी है, विश्वास भी है। तो सभी कुछ हमें यहाँ पर पूर्ण रूप में अलग अलग तरीके से देखने को मिलता है। काशी का अति प्राचीन संस्कृति अपनी आध्यात्मिक भव्यता तथा बनारस की आधुनिकता बनारस कविता में मौजूद है। तो आप सभी को पता है कि बनारस काशी के नाम से जाना जाता था। काशी जो है वो भगवान शिव की नगरी मानी जाती है। एक मानना है कि शिव ने इस नगरी को बसाया। तो यहाँ पर ये इसका अपना एक आध्यात्मिक स्वरूप है, तो वहीं दूसरी तरफ एक आधुनिकता भी इस शहर ने अब धीरे धीरे ग्रहण कर ली है। उन्हीं के मिले जुले रूप को इस बनारस में दिखाया गया है। ये कविता एक प्राचीन शहर की प्राचीनता की कथा कहती है। कवि ने अपनी कविता में इस शहर की दार्शनिक व्याख्या की है। तो प्राचीनता भी दिखा रहा है, आधुनिकता भी दिखा रहा है, और कवि ने यहाँ जिसके जैसे दर्शन किए हैं वो सारी दार्शनिकता भी इस कविता के अंदर बयां हो रही। तो मूल रूप से इस कविता में हमें बनारस की सांस्कृतिक आध्यात्मिक प्रवृत्ति के बारे में ज्ञान दिया जा रहा है। प्रश्न संख्या 6 है, बनारस जो नहीं है उसे कौन सी चीजें इस शहर में लाए हुए, इस कथन से आपका क्या आशय है? अब देखिए, बनारस में जो नहीं है उसे कौन सी चीजें इस शहर में लाए हुए हैं। आपको इस कथन का मतलब बताना है कि कवि इसके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। बनारस किसी भी स्तंभ के खड़ा है। यह चिताग्नि की राख तथा उनकी ऊंची उठी लिपटों की रोशनी के स्तंभ के सहारे खड़ा है। अब बनारस, कोई भी शहर अब लिटरली किन्हीं स्तंभों पे खड़ा नहीं होगा। कोई भी शहर की अपनी एक पहचान होती है, ठीक है। जैसे आप पंजाब में जाओगे तो पंजाब में क्या होता है, आपको सरसों की साग, मक्के की रोटी, वहाँ हरे हरे लहलहाते खेत, ट्रैक्टर, अपनी एक पहचान है, ठीक है ना। आप लखनऊ में जाओगे, वो अपने खाने के लिए, अपनी चिकनकारी के लिए, अपनी रेवड़ी के लिए, वहाँ के ऐतिहासिक स्थलों के लिए फेमस है। तो उसी तरीके से बनारस क्यों फेमस है? बनारस में यहाँ की आध्यात्मिकता है। जैसे यहाँ पर बताया ना कि यहाँ जो है लोग मरते हैं तो मोक्ष प्राप्त करते हैं, ये अपनी मान्यता है। यहाँ पर हमेशा चिताग्नि जलती रहती है, उस चिता से निकलने वाले राख के ढेर लग जाते। तो ये सब जो है बनारस की अपनी एक पहचान है ना। तो वही चीज बता रहा है कि यहाँ की चिताग्नि की राख तथा उनकी ऊंची उठी लुपटे की रोशनी के स्तंभ के सहारे खड़ा है। अर्थात ये उस शहर की पहचान है, अर्थात इन्होंने बनारस के अस्तित्व को कायम रखा है, उसकी पहचान को कायम रखा है। ये आग, जल, धुएं, खुशबू तथा आदमी के उठे हुए हाथों से बने स्तंभों से खड़ा है। अब यहाँ पर क्या है, आग के स्तंभ बन रहे हैं जो लपटे उठ रही हैं, जल के स्तंभ है क्योंकि लोगों का आस्था उस गंगा नदी पे है,
धुएं, वहाँ पर जो हवन होते हैं, जो दिए जलते हैं, जो चिताग्नि जलती है, इनसे जो धुआं उठता है वो इस बनारस की पहचान है। आध्यात्मिकता के कारण हर गली, हर आप पर एक खुशबू आप महसूस करेंगे। ये एक बनारस की पहचान है। तो इन सभी और लोगों की आस्था के हाथ खड़े। हम क्या करते हैं, हम हाथ जोड़ते हैं ना ईश्वर के आगे, तो ये हमारे आस्था के हाथ है, हमारा विश्वास है ईश्वर पर। तो ये सभी के सहारे बनारस खड़ा है, अर्थात बनारस की पहचान इन्हीं सब से है। यह शहर किसी अलक्षित सूर्य को अर्घ्य देते हुए सदियों से गंगा के जल में एक ठांग से खड़ा है, अर्थात एक अलक्षित सूर्य डेली निकलता है, डूबता है, गंगा नदी के किनारे सूर्य निकलता है। तो ये शहर हमेशा जो है एक ऐसे सूर्य की प्रतीक्षा में हमेशा खड़ा रहता है जिसको ये अर्घ देता ही रहता है, अर्थात वो है आध्यात्मिकता इस शहर से बंधी हुई है। बनारस प्रतीक है आध्यात्मिकता का। अपनी इन विभिन्न गतिविधियों से बनारस इस पृथ्वी पर स्थिर है। इसीलिए यहाँ पर बोला गया है बनारस जो नहीं है, अर्थात जो चीजें यहाँ नहीं हैं, उसे कौन सी चीजें इस शहर में लाई हैं। ये सारी चीजें इस शहर से बंधी हैं और उसके अस्तित्व की पहचान को बनाए हुए हैं। प्रश्न संख्या 7 है, इस काव्यांश का काव्य सौंदर्य लिखिए। अब हमारे पास में क्या है, एक काव्यांश आया है। ये जैसे कि हम देख रहे हैं हमारी जो दूसरी कविता दिशा है उससे लिया गया है। तो अब जब काव्य सौंदर्य का मतलब है कि हमें भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही लिखना है। तो देखिए क्या है, हिमालय किधर है, मैंने उस बच्चे से पूछा जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था। उधर उधर उसने कहा जिधर उसकी पतंग भागी जा रही थी। मैं स्वीकार करूं मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है। कविता इतनी ही है। यहाँ पर जो सामने चीज रखी गई है कि भाई हमारे जो कवि हैं वो विद्यालय के बाहर पतंग उड़ा रहे एक बच्चे से सिर्फ ऐसे ही पूछते हैं कि हिमालय किधर है, तो वो भी बोल देता है अपनी पतंग की तरफ इशारा करते हुए कि वो देखो वहाँ है जिधर मेरी पतंग उड़ रही है। तो पहली बार मैंने जाना कि हिमालय किधर है। आप अगर हिमालय देखोगे तो हिमालय उत्तर दिशा में है, हमारे भारत के उत्तर दिशा में हिमालय है, हम सभी को पता है। लेकिन एक बच्चे के लिए हिमालय ऊंचाई का प्रतीक है। क्या है, ऊंचाई, सबसे ऊंचा प्रतीक है। तो उसकी पतंग जो है वो इतनी ऊंची उड़ रही है कि उसे लग रहा है कि वो हिमालय के समान है। तो यहाँ पर उसने सीधे यही बता दिया कि जहाँ हमारी पतंग उड़ रही है वो हिमालय है। उसे दिशा का तात्पर्य, उसे अर्थ नहीं पता कि किस दिशा में है, उसे सिर्फ ये पता है कि इतना ऊंचा है हिमालय जितनी मेरी पतंग है। तो इस पूरी कविता में कवि ने बाल मनोविज्ञान का बहुत सुंदर चित्रण किया है कि बच्चा बहुत ही भोला होता है, उसे ज्ञान नहीं होता, उसके लिए वो ज्ञान वही है जो वो सामने साक्षात देखता है। तो हिमालय उसने भले ना देखा हो लेकिन अपनी पतंग की ऊंचाई वो देख रहा है, इसी के साथ कंपेयर कर दिया। इसीलिए कवि ने कहा कि मैंने पहली बार जाना कि हिमालय किधर है, अर्थात उन्हें बच्चों की नज़र से पहली बार देखा कि हिमालय किस तरफ है। अब इसका भाव पक्ष पहले देखेंगे। बच्चे के बाल मनोविज्ञान के अनुसार कवि ने बच्चे के अनुमान से दिए उत्तर को भी उसका यथार्थ मानकर स्वीकार कर लिया। यानी कि वो जो उसने उत्तर दिया कि पतंग जहां वहीं हिमालय, तो ये बच्चे के लिए सच्चाई थी। तो यही हमारे कवि ने माना और उसे स्वीकार कर लिया। प्रस्तुत काव्यांश यह संदेश देता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सोच सही लगती है। हम जो सोचते हैं हमें सही है, दूसरा जो सोचता है उसे सही। चाहे हम एक ही चीज़ पे सोच रहे हो, अलग अलग सोच रहे हो, लेकिन हमारा सोच अलग है। तो मतलब हम जो सोच रहे हैं हमारे हिसाब से बिल्कुल सही है। बालक का ध्यान अपनी पतंग की ओर केंद्रित था, इसीलिए कवि के द्वारा पूछी गई हिमालय की दिशा उसने उधर ही बताई। उसका ध्यान कहाँ था, पतंग की तरफ, तो उसे सीधे बता दिया कि वहीं पर है। इस काव्यांश की भाषा सहज और सपाट है। आकार में कविता लघु है, बहुत छोटी कविता है, किंतु अर्थ गंभीर है। यानी कि इसके पीछे जो बात कही जा रही है वो बहुत ही गंभीर अर्थ को व्यक्त कर रही है। अलंकारों को स्थान है और शैली प्रयोगवादी है। तो यहाँ पर थोड़े बहुत अलंकार भी हमें देखने को मिलते हैं, अनुप्रास, उपमा, रूपक हमें देखने को मिलते हैं, और वहीं प्रयोगवादी शैली का इस्तेमाल किया गया है कि प्रयोग के तौर पर एकदम सपाट शब्दों के साथ ये कविता रखी गई है। ये छंद मुक्त कविता हमें देख रही है।
प्रश्न संख्या 8 है, दिशा कविता में कवि ने बच्चे से क्या पूछा, बच्चे ने क्या जवाब दिया। इस कविता में कवि ने सीधे उससे क्वेश्चन पूछा कि हिमालय किधर है, और उस बच्चे ने क्या जवाब दिया, जिधर मेरी पतंग उधर हिमालय है। तो ये चीज उस बच्चे की को बताती है कि वो कितना ही मतलब सहज और सरल है। उसने अपने वाक्यों में कोई बनावट या ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखाई, उसके लिए जो सच्चाई थी उसने वही निकाल के रखी। तो बच्चों की जो सत्यता होती है वो स्थापित करी, उनकी सहृदयता करी, और उनके ज्ञान को भी, जो उनके लिए जो यथार्थ है वही ज्ञान है, वो भी प्रदर्शित हो रहा है। दिशा कविता में कवि ने बच्चे से पूछा कि हिमालय दिशा किधर है। वह बच्चा स्कूल से बाहर पतंग उड़ा रहा था। बच्चे ने उत्तर दिया कि उधर उधर जिधर उसकी पतंग जा रही है, हिमालय उधर है। यानी कि उसके लिए हिमालय जो है वो ऊंचाई का प्रतीक था और उसकी पतंग सबसे ऊंची थी। इस चीज को उसने हिमालय के माध्यम से व्यक्त कर दिया। प्रश्न संख्या 9 है, वसंत आने पर दशा मेघ घाट का पर व्यक्ति क्या पाता है। अब जब बसंत आता है तो दशमेव घाट पर वो क्या चीज पाता है। बसंत खुशियां आने का प्रतीक है। देखिए, अब बसंत का जो मौसम आता है, प्रकृति में बहुत बदलाव होते हैं, और ये प्रकृति में जो बदलाव होते हैं ये बहुत ही अच्छे बदलाव होते हैं, सुंदर सुखद बदलाव होते हैं। तो चारों तरफ खुशियां होती हैं, क्योंकि त्योहार जो एक जो शरद ऋतु में त्योहार कहते हैं ना, कार्तिक मास में जब दीपावली हो जाती है तो उसके बाद जो है वो एक तरीके से त्योहार बंद हो जाते हैं। फिर उसके बाद मकर संक्रांति पड़ती है और फिर ये बसंत ऋतु आती है। तो एक तरीके से त्योहारों का आगमन शुरू हो जाता है इस ऋतु में, तो इसलिए ये खुशियों का प्रतीक माना जाता है। बनारस शहर के दशामेव घाट पर बसंत आने का तात्पर्य है वहाँ श्रद्धालुओं, भक्तों और पर्यटकों का आना, क्योंकि जैसे पूजा अर्चना शुरू होती है तो श्रद्धालु भी आएंगे, भक्त भी आएंगे, मौसम अच्छा है तो पर्यटक भी आते हैं। उनके आने से चारों ओर खुशियों का वातावरण बन जाता है, क्योंकि बंदरों को जहां वहां भोजन मिलेगा उनके आने से, वहीं भिखारियों को भीख भी प्रदान होगी। घाट पर बैठे भिखारियों के कटोरों में दान और भिक्षा के रूप में खुशियां आ जाती हैं। व्यक्ति आस्था, भक्ति, श्रद्धा और विश्वास में डूबकर दैविक आशीर्वाद और प्रेरणा पाते हैं तथा अपनी जड़ता खो बैठते हैं। तो हम क्या होता है, हम अध्यात्म की तरफ थोड़ा मुड़ जाते हैं। जब 30 त्योहार आएंगे तो आप अपने अंदर ये चीज़ें फील करते हो कि हम थोड़ा भगवान से कनेक्टेड, उनके पूजा अर्चना में हम ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। ऐसा होता है, नेचुरल है। तो ये हमारे अंदर हमारी जड़ता अर्थात हमारे अहंकार को को कम करता है और हमें अध्यात्म से ये जो ऋतु है जोड़ती है। वही भिखारियों के लिए भीख रूपी खुशियां भी लेकर आती है। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित काव्यांशों में निहित काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। अब हमारे सामने जो काव्यांश दिया है इसका काव्य सौंदर्य बताना है, अर्थात हमें भाव भी और शिल्प दोनों बताने। सॉरी, यहाँ जो पंक्ति दी है वो क्या है, देखिए, यह धीरे धीरे होना, धीरे धीरे होने की सामूहिक लय दृढ़ता से बांधे है समूचे शहर को। तो बनारस में जो चीजें घटित होती हैं वो सब अपने समय पर अपनी लय से, अपनी गति से घटित होती रहती हैं, अर्थात धीरे धीरे हर चीज़ें यहाँ पर होती हैं। तो ये ऐसा क्या है, ये सारी चीज़ें जो धीरे धीरे घटित हो रही हैं, ये यहाँ पर जो घट रहा है सभी कुछ यहाँ पर रहने वाले मनुष्यों द्वारा घट रहा है, जो पूरे शहर को आपस में मजबूती से बांधे हुए है। क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है यहाँ सभी सामूहिक रूप से होता है, चाहे यहाँ पर आस्था हो, चाहे यहाँ मोक्ष हो, चाहे यहाँ श्रद्धा हो, सभी कुछ लोग यहाँ सामूहिक रूप से करते हैं। तो उसका भाव सौंदर्य देखिएगा। इन पंक्तियों में कवि ने बनारस में हर काम के धीमी गति से होने की प्रवृत्ति का चित्रण किया है कि जितने भी काम होते हैं वो अपनी गति से यानी धीमी धीमी गति से होते रहते हैं। यहाँ यह विचार भी प्रकट किया गया है कि धीरे धीरे होने की सामूहिक गति के कारण ही यहाँ संस्कृति, परंपराएं, आस्था, विश्वास, श्रद्धा आदि सब कुछ दृढ़ता पूर्वक इस शहर में रचा बसा है। अब देखिए, कोई भी चीज हम कहते हैं ना, जो फास्ट लाइफ, आजकल की हमारी लाइफ बहुत फास्ट हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि हम पाश्चात्य संस्कृति के बहुत ही ज्यादा नजदीक आ चुके हैं।
पाश्चात्य संस्कृति के ज्यादा करीब आने का नतीजा क्या हुआ? हमारे जीवन में रफ्तार आई है। लेकिन बनारस शहर जो है वो क्या है, वो अध्यात्म से जुड़ा है, आस्था से जुड़ा है, संस्कृति से जुड़ा है, परंपरा से जुड़ा है। इसलिए यहाँ वो रफ्तार हमें देखने को नहीं मिलती। तो हमें यहाँ हर एक चीज धीरे धीरे घटित होने का तात्पर्य है, सब आपस में रचे बसे हैं, गुथे हुए हैं, ये चीज हमें पता चलती है। तो इसमें संस्कृति, परंपराएं, आस्था, श्रद्धा, अध्यात्म सभी कुछ हमें देखने को मिलता है। इस धीमेपन ने सारे शहर को मजबूती से बांध रखा है। अब धीमेपन से जल्दबाजी होती है तो हम लोगों को समझ नहीं पाते, सुन नहीं पाते, और यही धीमेपन जो होता है ना, हम हर एक चीज को समझ कर रहे हैं, और यही धीरेपन के कारण ये पूरा समूचा शहर आपस में बंधा हुआ है। अब इसका शिल्प सौंदर्य है, धीरे धीरे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। एक ही शब्द को 2 बार इस्तेमाल किया है और दोनों बार इसका अर्थ सेम है, और ये जब हम पंक्ति में यूज कर रहे हैं तो ये सुंदरता भी प्रदान कर रहा है, इसलिए ये क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। बिंब योजना सराहनीय है। हमारे सामने दृश्य बिंब जो प्रस्तुत किया गया है कि हर एक चीज धीरे धीरे घटित हो रही है। भाषा में चित्रात्मकता है, भाषा के माध्यम से एक चित्र हमारे सामने उकेरा गया है। लाक्षणिकता का समावेश है, धीरे धीरे के माध्यम से इन्होंने लक्षण को बहुत ही अच्छे तरीके से व्यक्त किया है। शब्द चयन अत्यंत सटीक एवं आकर्षक है। यहाँ जितने भी शब्द इस्तेमाल किए गए हैं वो एकदम टू द पॉइंट हैं। ऐसा नहीं है कि ये शब्द यहाँ नहीं होना चाहिए या जबरदस्ती थोपा गया है, ऐसा नहीं है। सभी शब्दों को एकदम सटीक तरीके से इस्तेमाल किया गया है। प्रश्न संख्या 11 है। यहाँ पे भी हमारे सामने पंक्ति है, इसका भी हमें काव्य सौंदर्य करना है। किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ अर्धशताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा यह शहर अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर है। तो यहाँ पर बनारस के बारे में बताया गया है कि ये बनारस शहर नदी के किनारे उसी तरीके से खड़ा है जैसे कोई व्यक्ति जो है वो एक सूर्य को अर्घ दे रहा होता है और एक टांग पर खड़ा होता है। तो ऐसे ही ये बनारस शहर जो है अध्यात्मता का प्रतीक इस शहर के किनारे ना जाने कब से बसा हुआ है, और वो अध्यात्मता वहाँ वैसे ही बसी है जैसे एक मनुष्य की आस्था बसी रहती है उसके अंदर एक प्राण के रूप में। और ये दूसरी टांग अर्थात यहाँ पर जब हम आते हैं तो हम अपनी बाकी गतिविधियों से अलग हो जाते हैं, कटकर अलग से हो जाते हैं, हम सिर्फ अध्यात्म में डूब जाते हैं। तो उसी तरीके से ये शहर बाकी सभी जो शैलियां हैं उनसे कटा हुआ है, सिर्फ अध्यात्म में ही डूबा हुआ है। अब इसका भाव सौंदर्य पहले देखेंगे। इस काव्यांश में कवि कहता है कि यह बनारस शहर शताब्दियों से किसी अलक्षित सूर्य को अर्घ देता हुआ गंगा जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है और दूसरी टांग से बिल्कुल अनजान बना हुआ है, अर्थात जो इसकी आध्यात्मिकता है वही इसकी पहचान बन गई है। तात्पर्य यह है कि सूर्य को इस शहर में सदियों से एक परम ब्रह्म शक्ति का प्रतिरूप मानकर पूजा जाता रहा है। यह परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। बनारस का एक हिस्सा अभी भी उसी प्रकार दृढ़ है तो दूसरा हिस्सा आधुनिकता के प्रभाव में है। मैंने बताया ना कि यहाँ आध्यात्मिकता अपने प्रबल पर है, लेकिन आधुनिकता भी धीरे धीरे इस शहर में दाखिल हो चुकी है। दोनों का एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं। ऐसा नहीं कि हमारी आध्यात्मिकता पे इस आधुनिकता का प्रभाव बहुत तेजी से पड़ रहा हो, ऐसा नहीं है। इस प्रकार बनारस की प्राचीनता, आध्यात्मिकता और भव्यता के साथ साथ आधुनिकता भी आ गई है। अब इसके पीछे का भाव वो क्या कह रहे हैं, यहाँ कवि ने यह भाव प्रकट किया है कि बनारस के दो रूप हैं। एक रूप है आध्यात्मिक स्वरूप, यह सदियों से दृढ़ता पूर्वक पहले की भांति स्थिर है, बहुत पहले से ये आध्यात्मिकता है जो आज भी स्थिर है। दूसरा रूप है आधुनिकता, इस शहर में आधुनिकता भी प्रवेश कर रही है। इस आधुनिकता का आध्यात्मिकता स्वरूप की आस्था, श्रद्धा और भक्ति पर कोई प्रभाव नहीं है। हम जितनी आस्था ईश्वर पर रखते थे वो हम आज भी रखते हैं, लेकिन आधुनिकता अपनी जगह घर कर रही है। बनारस की प्राचीनता, आध्यात्मिकता और भव्यता चिर स्थायी है, यानी कि यहाँ पर जो लोग आस्था लेकर आते हैं वो आस्था हमेशा के लिए चिरस्थायी है, उसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं होता है, चाहे इसमें कोई भी दाखिल हो जाए।
अब इसका शिल्प सौंदर्य देखिए क्या है, यहाँ टांगों का प्रतीकात्मक प्रयोग किया गया है। टांगों के माध्यम से यहाँ पर एक आध्यात्मिकता और दूसरा अदृश्य टांग जो है वो है आधुनिकता का प्रतीक। बिंब योजना दर्शनीय, जो सामने दृश्य एक टांग से अर्ध देते शहर का जो बिंब प्रस्तुत किया गया है वो बहुत ही प्यारा है। बिल्कुल बेखबर में अनुप्रास अलंकार है। भाषा सरल, सजीव और प्रभावपूर्ण है। एक टांग पर खड़ा होना मुहावरे का सटीक प्रयोग है। तो एक टांग पर खड़ा होना ये एक मुहावरा है जिसको यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया गया है। प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित काव्यांश में निहित काव्य सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। हमारे सामने फिर पंक्ति है जिसका हमें काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। जो खड़ा है वह खड़ा है, बिना किसी स्तंभ के जो नहीं है उसे थामे है। राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ आग के स्तंभ, और पानी के स्तंभ धुएं के, खुशबू के, आदमी के उठे हुए आंथों के स्तंभ। तो यहाँ पर लोग किन किन चीजों में विश्वास करते हैं जिसके कारण बनारस में उनकी आस्था बनी हुई है, और इन्हीं सब आस्थाओं के कारण ये पूरा शहर प्राचीनता में जैसी महत्व रखता था आज भी वो उसी तरीके से महत्व रखता है। यानी कि बनारस की पहचान इन सारी चीजों से बनी हुई है। जैसे राख और रोशनी के स्तंभ हैं, यहाँ पर जलने वाली चिताग्नि से उठने वाली जो आग है उसकी रोशनी, उनके जलने की जो राख है, उनके ऊंचे ऊंचे ढेर, ये इस शहर की पहचान है। इसका जल, गंगा नदी का जो पवित्र जल है, ये इसकी पहचान है। जो धुएं और खुशबू यानी कि हवन से उठने वाले धुएं, चिता से उठने वाले धुएं, दियों से उठने वाले धुएं, अगरबत्तियों से उठने वाली खुशबू, ये सभी इस शहर की पहचान है, इसको पहचान देते हैं। अब इसके पीछे का भाव देखेंगे क्या है। प्रस्तुत पंक्तियां केदारनाथ सिंह की कविता बनारस से अवतरित है। इन पंक्तियों में कवि बनारस के प्राचीन एवं भव्य स्वरूप की ये झांकी प्रस्तुत करते हैं, यानी कि जो इसकी भव्यता है और जो उसका एक्चुअल स्वरूप है वो हमें प्रस्तुत कर रहे हैं। चाहे वो मोक्ष प्राप्ति की चिताग्नि हो या राख हो, चाहे आस्था के दिए और अगरबत्तियां हों, इनकी खुशबू हो, इन सभी को एक धुएं के माध्यम से एकारूप होते दिखाया है। इस काव्यांश में बनारस के विशिष्ट चरित्र को इंगित किया गया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कहते हैं ना, जो हमारे दाह संस्कार होते हैं अर्थात मरने के बाद के जो संस्कार होते हैं उन्हें मोस्टली पूजा अर्चना से अलग रखा जाता है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, इसलिए बनारस का अपना एक स्वरूप है। यहाँ पर चिताग्नि भी है और आस्था का हवन भी है, दोनों चीजें हमें देखने को मिलती हैं। कवि कहता है कि बनारस में जो कुछ विद्यमान है वह बिना किसी खंबे के सहारे खड़ा है, अर्थात यहाँ पर उसको खड़े होने, उसके आस्था का कोई, हम ये नहीं कि उसको सपोर्ट दे रहे हैं, सहारा दे रहे हैं तो वो खड़ा है, उसकी अपनी पहचान है और वो बिना किसी सहारे के खड़ा है। अर्थात यहाँ प्राचीनता, आध्यात्मिकता, आस्था, विश्वास, भक्ति के साथ, बिना किसी सहारे के साथ आप ही जनजीवन में समाया हुआ है। यहाँ पर लोगों ने उसके लिए एफर्ट्स नहीं लगाए, ये सब हमारी आस्था और आध्यात्मिकता का प्रतीक है और ये अपने आप में इतना प्रबल है कि इन्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं है। इस प्रकार इसका मिथ्यकीय स्वरूप बिना किसी आश्रय के अभी तक सुरक्षित है। तो जो एक मिथ्यकीय स्वरूप क्या है, मोक्ष प्राप्ति का, लेकिन वो स्वरूप आज भी यहाँ पर उपस्थित है। वो भी ये नहीं कि इसके लिए किसी को जो है कोई सर्टिफिकेट देना पड़ रहा है, कोई प्रूफ दिखाना पड़ रहा है, वो अपने आप में अभी तक है। उसे राख, रोशनी के ऊंचे ऊंचे खंबे, आग के स्तंभ और पानी के खंबे, ये धुएं के, सुगंध के और आदमी के उठे हाथों के स्तंभ थामे हुए हैं। अर्थात ये जो क्या कहते हैं, इनविजिबल ये आस्थाएं हैं, ये स्वरूप हैं जिसकी वजह से बनारस अपना स्वरूप कायम करे हुए हैं। भाव ये है कि बनारस में एक और प्राचीन आध्यात्मिकता के दर्शन होते हैं तो दूसरी ओर आधुनिक जीवन शैली भी दिखाई देती है। इस काव्यांश में बनारस के मिले जुले स्वरूप की झांकी प्रस्तुत की गई है। अब इसका शिल्प सौंदर्य है, ऊंचे ऊंचे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। स्तंभ शब्द की आवृत्ति से काव्य का सौंदर्य बढ़ा है। स्तंभ मतलब कि एक खंबा होता है जहां सहारा दिया जाता है, इससे जो है ये पूरी पंक्तियां बहुत ही सुंदर बन गई हैं। भाषा सरल, सुबोध और प्रतीकात्मक भाषा है। प्रश्न संख्या 13 है,
निम्नलिखित काव्यांशों में निहित काव्य सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। अब हमारे सामने फिर से काव्यांश आया है। अब हमें फिर इसको पढ़ना है और उसके भाव और काव्य सौंदर्य को जो है भाव और शिल्प सौंदर्य को व्यक्त करना है। यह आधा जल में, आधा मंत्र में, आधा फूल में, आधा शव में, आधा नींद में, आधा शंख में, अगर ध्यान से देखो तो यह आधा है और आधा नहीं भी है। अगर बनारस की अगर हम अपनी तरफ से देखें तो हम बोलेंगे कि भाई हाँ, बनारस में जो है पूजा अर्चना बहुत होती है। दूसरा जो व्यक्ति है उससे हम बनारस के बारे में पूछेंगे तो बनारस में लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए जाते हैं। कोई कहेगा तो हम बनारस में काशी विश्वनाथ के दर्शन करने जाते हैं। तो सबके लिए बनारस अलग अलग जो है वो जाने का अलग अलग अपना एक रीज़न होता है और इन्हीं सभी से मिलजुल कर बनारस बनता है। तो बनारस में क्या क्या चीजें हैं देखिए, बनारस आधा जल में है अर्थात गंगा जल में है। दूसरा मंत्र में है, यहाँ मंत्रोच्चारण होते हैं। दूसरा फूलों में है, आस्था के फूल हैं। शव हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे शव आते हैं जलाने के लिए। नींद में है अर्थात जो लोग यहाँ अलसाए से, क्योंकि यहाँ पर नींद का तात्पर्य है यहाँ पर आधुनिकता ने उतना प्रवेश नहीं किया इसलिए लोगों की जीवन उतनी फास्ट नहीं है। शंख है क्योंकि भाई पूजा आध्यात्मिकता है तो शंख बजते हैं, वो है। अगर ध्यान से देखो तो यह आधा है और आधा नहीं भी है अर्थात निनादे आधे को मिला दो तो आपस में एक बनारस बनता है और आधा है भी और नहीं भी। अगर लोग इसको अलग अलग करके देखते हैं तो आधा है, मिला के देखते हैं तो ये बनारस है। तो बनारस का अपना एक अस्तित्व इन सभी को मिला जुला कर बना है। क्या है देखिए, इन पंक्तियों में बनारस के संध्याकालीन वातावरण की विचित्रता को रेखांकित किया गया है। उस समय यहाँ के क्रियाकलाप में संपूर्णता के दर्शन होते हैं। शाम के समय आध्यात्मिकता अपने चरम पर होती है और उस समय हमें इस बनारस के पूरी संपूर्णता का ज्ञान बहुत अच्छे से होता है। यहाँ बनारस के मिथकीय स्वरूप की विशेषता बताई गई है। इस शहर में जहाँ एक और प्राचीनता, आध्यात्मिकता, आस्था, श्रद्धा और भक्ति है, वहीं दूसरी ओर आधुनिकता का भी समावेश हमें देखने को मिलता है कि जहाँ जो पुराने विचार हैं वो देखने को मिल रहे हैं, वहाँ आधुनिक विचार भी उनसे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका शिल्प सौंदर्य देखिए, यहाँ आधा शब्द की आवृत्ति से विशेष आकर्षण पैदा हुआ है। जो आधा शब्द बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है ये हमारे इस पूरी पंक्तियों को बहुत ही सुंदर बनाता है। भाषा सरल पर अर्थ में गहनता है। बहुत सरल भाषा, लेकिन इसकी अगर गहराई में जाएं तो वो हमें बहुत कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। शब्द प्रयोग में मित व्यय बरती गई है, यानी कि जो शब्द का प्रयोग है उसमें बहुत ज़्यादा शब्दों को इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की गई। बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात को समझाने की कोशिश की गई, अर्थात गागर में सागर भरने की कोशिश की गई है। प्रश्न संख्या 14 है। यहाँ पे भी हमारे सामने काव्य पंक्ति है, इसको पढ़ते हैं और इसके जो है भाव पक्ष और कला पक्ष को देखते हैं। आदमी दशा में पर जाता है और पाता है घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो गया। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है और एक गरीब अजीब सी चमक से भर उठा है भिखारियों के कटोरों का निचाट खालीपन। अब इन पंक्तियों में क्या बताया कि जब बसंत का आगमन होता है तो वहां में क्या चीजें चेंज होती हैं। अब दशमेध घाट जो है वो वहां पर भिखारी हैं, बंदर हैं, सभी बैठे हैं। जब बसंत के साथ हमारे तीज त्योहार शुरू होते हैं तो लोग श्रद्धालु जो हैं पूजा अर्चना करने के लिए घाटों पर उतरते हैं। जब वो घाट पर उतरते हैं तो वहाँ का हर एक पत्थर मुलायम हो जाने का तात्पर्य है कि वहाँ पर बहुत सारे लोगों का आगमन होता है और उनके आगमन के साथ ही क्या होता है कि सीढ़ियों पर बैठे जो बंदर हैं उनकी आंखों में एक अजीब सी नमी आ जाती है कि तात्पर्य है कि उनको जब लोग आएंगे तो उन बंदरों को भी कुछ खाने को मिलेगा ना। तो वो नमी है कि उनकी जो आशाएं थी खाने की वो पूर्ति होती है, इसलिए उनकी आंखों में नमी है। भिखारियों और अजीब सी चमक से भर उठता है भिखारियों के कटोरों का निचाटपन। अब भिखारी जो दशमेध घाट पे बैठे रहते हैं, जब लोग वहां पर नहीं आएंगे तो उन्हें भीख नहीं मिलेगी, लेकिन जैसे ही वसंत ऋतु आती है लोग उस घाट पर आने लगते हैं और वो जो खालीपन है वो दूर होने लगता है, अर्थात उनके कटोरों में वसंत उतर आता है, अर्थात उनको भिक्षा प्राप्त होने लगती है।
भाव सौंदर्य देखिए क्या है। कवि बताता है कि वसंत ऋतु के मौसम में बनारस के दशामेध घाट पर जाने वाला व्यक्ति ये महसूस करने लगता है कि घाट का आखिरी पत्थर कुछ और नरम हो गया है, उसकी कठोरता कम हो गई, अर्थात लोग जो हैं वो वहां पर आने लगे हैं बहुत ज्यादा। ये चीज वहां पर बता रहा है। तात्पर्य यह है कि इस ऋतु में पाषाण हृदय व्यक्ति से के व्यवहार में सहृदयता आ जाती है, यानी कि जब ये ऋतु आती है तो जो पत्थर दिल लोग भी होते हैं उनका हृदय भी नर्म हो जाता है। वहां सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक विचित्र सी नमी दिखाई देती है। सीढ़ियों पर बैठे भिखारियों के खाले कटोरे में भी चमक आ जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि भीख मिलने के कारण उनके कटोरों में बसंत उतर आया है। तो उनके खाली कटोरे थे, अभी तक लोग नहीं आते थे तो कटोरे खाली थे, अब लोग आने लगे तो उनके कटोरों पे भी भिक्षा प्राप्त होने लगी है। शिल्प सौंदर्य इनका देखिए, इन पंक्तियों में चित्रात्मकता का गुण दिखाई देता है, यानी कि एक घाट का पूरा चित्र प्रस्तुत किया जा रहा है कि सीढ़ियां हैं पत्थर की, भिखारी बैठे हैं, बंदर हैं, ये सारा एक चित्र हमारे सामने घाट का प्रस्तुत किया गया है। बैठे बंदरों में अनुप्रास अलंकार है। बाबा की आवृत्ति के कारण यहाँ पर क्या है, अनुप्रास अलंकार दिखाया गया। बसंत आगमन के प्रभाव का सजीव चित्रण हुआ है। बसंत आ रहा है, इसका एकदम जीता जागता चित्रण है, क्योंकि यहाँ पर जितने लोगों को बसंत आने का उपमान दिया गया है वो सभी जीवित है। लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ पर लक्षण का इस्तेमाल किया गया कि ऐसा आने से ऐसा हो रहा है, बसंत के आने से ऐसा ऐसा हो रहा है, ये लक्षण दिखाए जा रहे हैं। बिंब योजना दर्शनीय है। भाषा सरल, सुबोध और चमत्कारी। सरल भाषा का इस्तेमाल है, लेकिन हमारे दिलों पर उसका प्रभाव बहुत गहरा पड़ता है। प्रश्न संख्या 15 है, आप बनारस के बारे में क्या जानते हैं, लिखिए। अगर आप लोग कभी बनारस गए हो तो उसके बारे में जानते होंगे। आप में से बहुत से लोग बनारस में रहते भी होंगे, और अगर नहीं रहते हैं तो जाइए, नहीं गए हैं तो जरूर जाइए, बहुत अच्छा शहर है। और अगर नहीं जा पा रहे हैं तो उसे आप गूगल पे सर्च करके देख भी सकते हैं। तो आप जो कुछ भी बनारस के बारे में जानते हैं, समझते हैं, या इस कविता के माध्यम से आप जितना जान समझ पाए हैं उसे आपको यहाँ पर लिखना है। तो देखिए क्या दिया है, हम बनारस के बारे में ये बातें जानते हैं। क्या बातें हैं? बनारस गंगा तट पर बसा शहर है, ठीक है। बनारस एक प्रसिद्ध धार्मिक नगरी है, यह शिव की नगरी है। बनारस में बनी सिल्क साड़ियाँ विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। बनारसी साड़ियाँ अगर आप देखो ना तो यहाँ की बनारसी साड़ियाँ बहुत फेमस हैं। बनारसी एक्का अपने ढंग का खास है। एक्का मतलब होता है तांगा, यहाँ पे लोग घोड़ा गाड़ी है उसको एक्का बोला जाता है, तो वो एक उसकी राइड एक अपनी तरीके की अलग ही राइड है। बनारस के ठग भी बड़े मशहूर हैं। बनारसी ठग, यहाँ के जो ठग हैं, जो लोग यहाँ पर लोगों को बेवकूफ़ बनाकर पैसे ऐंठने का काम है, उनकी भी बहुत अजब अजब कहानियाँ मशहूर हैं। बनारस में जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद जैसे महान साहित्यकार पैदा हुए हैं। प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां भी बनारस की ही देन है। तो बनारस जहाँ इतना है, वहीं पर यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध हस्तियों का भी जन्म हुआ है। प्रश्न संख्या 16 है, मैं स्वीकार करूं मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है। प्रस्तुत पंक्तियों का भाव क्या है? अब उन्होंने कि मैं स्वीकार करूं मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर, इसके तात्पर्य से कवि क्या कहना चाह रहे हैं? भाई कवि की अभी तक जो नॉलेज थी, जो प्रैक्टिकल नॉलेज जिसको हम बोलते हैं, वो हमारी भी नॉलेज या उनकी नॉलेज हम कहेंगे। अगर हमसे पूछा जाए हिमालय किधर है तो हम बोलेंगे उत्तर दिशा में, ये हमारी नॉलेज थी। लेकिन जब उन्होंने बच्चे का उत्तर सुना तो वो पहली बार जान पाए कि एक्चुअल में हिमालय कहाँ है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, अलग तरीके से वो सोचता है और समझता है, और जो समझता है उसके लिए वो सही होता है। तो यहाँ बच्चे के लिए जो उसकी पतंग है वही यथार्थ था। उसने हिमालय देखा नहीं, जानता नहीं, उस हिमालय सिर्फ इतना जानता है कि हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी है, तो इसलिए उसने सीधे अपने पतंग को बता दिया, क्योंकि पतंग भी ऊंची उड़ रही थी। तो उसके लिए वो क्या है, वो सबसे ऊंचे पर्वत श्रेणी यानी कि सबसे ऊंची हमारी पतंग है। तो वो एक बच्चे की नजर से जान पाए कि हिमालय किधर है। इन पंक्तियों का भाव यह है कि कवि पहली बार हिमालय की दिशा को बच्चे के संकेतानुसार जानता है।
वह इसे स्वीकार करे या न करे, उसके सामने यह दुविधा है कि हर व्यक्ति का यथार्थ अपने अनुसार होता है। मतलब हम किसी भी चीज को अपने एक नजरिए से देखते हैं। जैसे होता ना, एक गिलास है जिसमें आधा पानी है, तो कोई उसको आधा खाली कहेगा, कोई उसे आधा भरा कहेगा, जबकि दोनों सही कह रहे हैं, लेकिन सबको देखने का नजरिया अलग है। ये चीज उन्होंने बताने की यहाँ इस कविता के माध्यम से कोशिश करी है। प्रश्न संख्या 17 है। यहां पर हमारे सामने पंक्ति दी गई है। इस पंक्ति का हमें शिल्प सौंदर्य बताना, यानी कि सिर्फ शिल्प सौंदर्य। कविता की पंक्ति है, यह धीरे धीरे होना और समूचे शहर में, यानी कि ये पूरा पैरे के हमें जो है शिल्प सौंदर्य को व्यक्त करना है। तो देखिए क्या है शिल्प सौंदर्य। इन पंक्तियों में बनारस के जनजीवन की धीमी गति को रेखांकित किया गया। मतलब यहाँ पर हर एक चीज जो है वो बहुत ही धीमी गति से आराम आराम से व्यतीत होता है। यह धीमापन समस्त समाज का प्राण है, यानी कि जो धीमापन हो रहा है ये पूरे समाज का प्राण भी है। क्यों है? क्योंकि हर चीज बहुत ही स्पीड से धीमी है और आपस में बंधी हुई है। जो एक प्रक्रिया है वो दूसरे से बंध कर ही कंप्लीट होती हुई चलती है। इसी धीमेपन ने सारे शहर को मजबूती से बांध रखा है। धीमे धीमे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भाषा में लाक्षणिकता का समावेश हुआ है, क्योंकि लक्षण के तौर पर यहाँ पर चीजें बताई गई हैं कि सारी चीजें ऐसे ऐसे धीमी गति से घटती हैं तो आपस में बंधी रहती हैं। प्रश्न संख्या 18 है। यहाँ पे भी जो पंक्ति दी गई है इनका शिल्प सौंदर्य बताना है। अगर ध्यान से देखो और आधा नहीं भी। अगर ध्यान से देखो तो ये शहर आधा है भी और आधा भी नहीं। आधा मंत्र में, आधा फूल में, आधा शव में, आधा नींद में, आधा उचाट। तो ये पूरी पंक्ति बताई गई है। तो इसमें कवि क्या कहना चाह रहे हैं, इसके पीछे का शिल्प सौंदर्य क्या है। कवि इन पंक्तियों से बनारस शहर की विचित्रता पर प्रकाश डालते हैं कि ये शहर बहुत सारी चीजों के लिए पहचाना जाता है। ये चीज उन्होंने बताई है। यहाँ संपूर्णता के दर्शन नहीं होते, लगता है आधा और आधा नहीं भी है। मतलब ये शहर आधा है भी और आधा नहीं भी है, ये चीज हमें यहाँ पता चलती है। आधा शब्द में चमत्कार है, चूंकि साथ ही क्योंकि इसके से पूरी जो काव्य पंक्तियां हैं इसकी ये बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रही हैं, इसलिए आधा शब्द के कारण यहाँ चमत्कार है। और ये क्या है, जो है बार बार आने के कारण इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। प्रतीकात्मकता का समावेश है, क्योंकि यहाँ प्रतीक के तौर पर इस आधे शब्द को इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है। इस पंक्ति का भी हमें शिल्प सौंदर्य बताना है। अपनी एक टांग पर डैश, यानी कि अपनी एक टांग पे ये पूरा शहर आस्था पर टिका हुआ है और अपनी दूसरी टांग से पूरी तरीके से बेखबर। इन पंक्ति में उन्होंने क्या बताया है कि ये पूरा शहर जो है हर एक चीज के लिए पहचाना जाता है। इसमें सारी आध्यात्मिकता, सांस्कृतिक परंपरागता सब कुछ है, लेकिन वहीं पर ये आधुनिकता से भी समावेश है। और ये नहीं है कि ये दोनों एक दूसरे पर काबिज हो रहे हैं, ये सब अपनी अपनी जगह पर हैं और अपने अपनी जगह पर बने हुए अपने स्वरूप के साथ, अस्तित्व के साथ खड़े हैं। बनारस एक टांग पर खड़ा शहर प्रतीत होता है। यह शहर स्वयं में व्यस्त और मस्त रहता है और दूसरों का कोई पता ही नहीं रहता है। एक टांग पर खड़ा होना मुहावरे का सटीक प्रयोग है। लाक्षणिकता और प्रतीकात्मकता का भी प्रयोग किया गया। तो एक टांग पर खड़े होना लाक्षणिकता को बता रहा है, मुहावरा है, ये बहुत ही सुंदर इसका इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर। प्रश्न संख्या 20 है। सई सांझ में घुसने पर बनारस की किन किन विशेषताओं का पता चलता है। यदि हम कभी किसी सांझ में अचानक जो है बिना बताए अगर घुस जाएं तो शहर में क्या क्या चीजें जो हैं विशेष हैं जिसके बारे में हमें पता चल रहा है। तो देखिए बिना बताए हमने बताया ना कि यहाँ पर जो सारी चीजें हैं वो अपनी गति से ही घटित होती रहती है। यहाँ सारी गतिविधियां जितनी होती हैं वो एक उत्सव की तरह मनाई जाती है, क्योंकि सभी लोग, जैसे उत्सव होता है हम लोग बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं, पूरे मनोयोगों से मनाते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी गतिविधियां, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे दाह संस्कार हो या लोगों का दैनिक जीवन हो, वो अपनी गति से ही चलता है और वो गतिविधियां ही जो हैं वो एक उत्साह की तरह लगती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज सभी लोग पूरे मन से करते हैं। सही साज में घुसने पर बनारस की विशेषताओं का पता चलता है कि इस शहर की बनावट अजीज किस्म की है।
ये शहर आधा जल के अंदर और आधा बाहर दिखाई देता है। यानी कि आधा जल के अंदर तात्पर्य यानी कि लोगों का उस जल पर बहुत आस्था है, क्योंकि वो गंगा जल है, उस पर बहुत आस्था है। और बाकी जो आधा जल के बाहर है वो आधुनिकता का प्रतीक है। यहाँ गंगा तट पर शव भी जलाए जाते हैं और पानी में बहाए भी जाते हैं। अब क्या है, तट पर आप शवों को जलता देखेंगे और वहीं शवों को बहता भी देखेंगे। तो ये जल की आस्था, शव में, जल में बहते शव हैं, और जो आपके आधा बाहर है वो चिता की अग्नि के रूप में हमें दिखाई देते हैं। फूल और शंख भी दिखाई देते हैं। शवों पर चढ़े फूल हैं तो वहीं मंदिर में चढ़े फूल और शंख की आवाज भी है। बनारस में जहां एक और अति प्राचीनता, आध्यात्मिकता है और आधुनिकता का समाहार है। तो प्राचीनता है, आध्यात्मिकता है और वहीं आधुनिकता भी प्रवेश कर चुकी है इस शहर में। यह शहर पुराने रहस्यों को खोलता जान पड़ता है। अर्थात जो पुरानी चीजें थी वो हमें आज भी, हम देखते ना, जैसे हम लोग पहुंचे तो वहां पे ऐसा क्यों होता है, हम क्यूरियस होकर वहां पर जानने की कोशिश करते हैं, है ना। तो जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो वो जो पुराने भेद हैं वो हमारे सामने उद्घाटित होते हैं, हमें उन सारी चीजों के बारे में पता चलता है। तो यहाँ पर इस पार्ट के सभी प्रश्न समाप्त हुए। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि इस पार्ट में क्या क्या चीज़ें, एक तरीके से हमने बनारस शहर के बहुत अच्छे दर्शन किए और वहीं एक बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझने की कोशिश करी। दोनों ही चीज़ें हमने समझी, क्वेश्चंस हमने बहुत अच्छे से किए सभी कुछ। तो इसी तरीके से हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है, वो भी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के। आप यहाँ किसी भी क्लास में हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, बेहिचक होकर आइए, जितने चाहे उतने वीडियो देखिए, जितनी बार देखना है उतनी बार देखिए। इसके लिए कोई पेमेंट, कोई कूपन और ना ही कोई भी पैकेज लेने की ज़रूरत है। इत्मीनान से आकर पढ़िए। ये सभी फ्री वीडियोस आपको यूट्यूब पे, हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पे और हमारे ऐप जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, सभी जगह निश्चिंत होकर देख सकते हैं। तीनों ही जगह आपको फ्री वीडियोस मिलते हैं। लेकिन अगर आप हमारी वेबसाइट पर और हमारे ऐप पे आते हैं तो यहाँ पर आपके लिए पढ़ाई बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर हमने बुक की तरह आपके लिए हर एक चीज़ को सिस्टमैटिक अरेंज किया हुआ है कि आपको पढ़ते समय किसी भी टॉपिक या चैप्टर को खोजने के लिए कोई भी परेशानी नहीं हो। जब आप यहाँ पर आते हो तो आप अपना सबसे पहले मीडियम सेलेक्ट करिए, फिर क्लास सेलेक्ट कीजिए, सब्जेक्ट है, बुक है। सेलेक्ट करने के बाद आप चैप्टर्स तक पहुँच जाते हैं। जो भी बुक सेलेक्ट करिए उसके चैप्टर तक पहुँच जाएंगे आप। सारे चैप्टर्स आपके सामने ओपन है, तो जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है उसे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही सारे पैटर्न्स आपके सामने हैं। डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, टेस्ट पेपर, ये सारे ही पैटर्न हर एक चैप्टर के आपके लिए रेडी हैं। तो निश्चिंत होकर पढ़िए। इसके साथ ही साथ एग्जाम्स में भी हम आपकी तैयारी कराते हैं। उस दौरान हम आपको मैग्नेट ब्रेन्स सैम्पल पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, रिवीजन वीडियोस और साथ ही साथ बहुत सारे ट्रिक्स और बहुत सारे क्वेश्चन शॉर्ट्स के रूप में भी देते हैं, ताकि आप अपनी सारी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकें। तो ये पूरा साल जहां हम आपको पढ़ा रहे हैं, वहीं एग्ज़ाम के दौरान भी आपकी तैयारी हम अच्छे से कराते हैं, वो भी 100% फ्री। तो इसका पार्ट बनिए, अच्छे से अपनी परीक्षाएं दीजिए और अच्छे अच्छे अंक लेकर पास भी हुई। तो अभी अंतरा बुक के और भी चैप्टर बाकी हैं, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने नए चैप्टर के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।